हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास का। जो हम पीटी मेंस का क्लास स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग आज चौथे लेक्चर की बात करेंगे और वैदिक काल की बात करेंगे। वैदिक काल में हम ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे, ऋग्वैदिक युग की, जिसमें आपको पता होगा वैदिक काल में दो भाग हैं, ऋग्वैदिक युग और उत्तर वैदिक काल। आज हम लोग ऋग्वैदिक को यूज करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। उसमें इसका काल है 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी। बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, ईसा पूर्व या ईसवी क्या होता है, इसमें क्या अंतर है, इसकी बात हम कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके हम लोग हमारा इंट्रो वाला क्लास देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर लीजिए और क्लियर बीपीएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में, साथ में आपको एडिटोरियल भी हिंदी में पीडीएफ में मिलेगा, जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वैदिक काल में, ऋग्वैदिक युग में समझने के लिए। सबसे पहला बात है कि ये चैप्टर नंबर 3 है और इसमें देखते हैं कि अपना लोग सिंधु सभ्यता पढ़े थे और सिंधु सभ्यता के जो पश्चात जिस सभ्यता का प्रभाव हुआ उसे हम वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता का जो कर्ता धर्ता है वो आर्य था, इसलिए इसे आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग समझिए कि सिंधु सभ्यता के बाद जिस सभ्यता का उदय हुआ उसे आर्य सभ्यता कहा जाता है। वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, फैक्चुअल है, याद रखेंगे। वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे, तो आर्य थे। और आर्य शब्द का श्रेष्ठ मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन या उत्कृष्ट। तो ये सब है आर्य शब्द का अर्थ। और आर्य जो लोग थे उसकी भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। आगे देखते हैं हम लोग कि आर्य कहां से आए, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। देखते हैं, वैदिक सभ्यता में आर्यों को श्रुति कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सुना हुआ। तो याद रखेंगे, सुना हुआ का अर्थ क्या होता है, श्रुति का अर्थ सुना हुआ, जिसे आर्यों को कहा जाता है। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है और वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। भारतीय इतिहास के स्रोत जो दूसरा लेक्चर था मेरा, उसमें जाके देखिए, हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में डिटेल्स में चर्चा किए हैं, हर पीटी फैक्ट्स पे चर्चा किए हैं। आज हम उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जो स्थिति थी वैदिक सभ्यता की, वैदिक काल की, उसको हम देखते हैं। आगे देखते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद। इस चारों की चर्चा हम लोग प्राचीन भारत के स्रोत में कर लिए हैं। नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, बार बार बोल रहे हैं, सेकेंड नंबर लेक्चर है प्राचीन भारत के इतिहास का। वैदिक सभ्यता के हम लोग 2 भाग में बांट कर देखते हैं। तो दो भाग कौन से हैं, एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो आज हम लोग ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे, पहले भाग की बात करेंगे। तो सबसे पहला बात है कि ऋग्वैदिक काल, ये हम लोग देख चुके हैं। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण था। कहने का मतलब है सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ, जिसका नाम है अवेस्ता, जिसको हम लोग जिंद अवेस्ता भी कहते हैं, उससे मिलती है। तो ऋग्वेद की जो बहुत सारी जो भाषा है या बातें हैं वो जिंद अवेस्ता से मिलती है। तो याद रखेंगे, आर्यों का मूल निवास के संदर्भ में अलग अलग, विद्यालय नहीं होगा, विद्वान का जो विचार है अलग अलग है। कश्मीर एवं हिमालय से आने का विचार इनका है, एलडी कल का, ब्रह्मसी देश का इतना है। ये सभी देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। लेकिन सबसे मान्य सिद्धांत है मैक्स मूलर जी का, उनका कहना है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया को उस काल में क्या कहा जाता था, मध्य एशिया को उस काल में बैक्टीरिया भी कहा जाता था। बैक्टीरिया नहीं, याद रखेंगे, बैक्टीरिया भी कहा जाता था। तो याद रखेंगे, मैक्स मूलर का सिद्धांत सबसे मान्य और प्रामाणिक है। आगे देखते हैं कि ऋग्वैदिक का भौगोलिक विस्तार देखते हैं। तो आर्यों की आरंभिक जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, ऋग्वेद है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल है तो आर्य की जो है, आर्य उसी काल में है। सबसे एक ये भी चर्चा होती है कि आर्य जो आया था वो सिंधु सभ्यता को खत्म करके वैदिक सभ्यता बसाए और अपना सभ्यता को विकसित किया, लेकिन ये उतना जो प्रामाणिक नहीं है। इस पे कोई लेखक जो है, जो साहित्यकार हैं, वो इस पे सहमति नहीं जताते हैं। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। सप्त सैंधव का अर्थ क्या होता है, 7 नदी। 7 नदी में कौन कौन से हैं, पहला है सिंधु, दूसरा है सरस्वती, तीसरा है सुताद्री जो वर्तमान में सतलज नदी है, चौथा है विपाशा जो वर्तमान में व्यास नदी है, पांचवा है पुरुषनी जो वर्तमान में रावी नदी है, छठा है वितस्ता जो वर्तमान में झेलम नदी है, और 7वां है अस्कनी जो वर्तमान में चिनाब नदी है। इन्हीं 7 क्षेत्र में माना जाता है कि आर्य का निवास स्थल था। तो याद रखेंगे इसको।
अन्य भी नदियां थी जो जिसका नाम वर्तमान में कुछ और है, पहले कुछ और हुआ करती थी। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसका देख लीजिएगा कि कौन कौन सा नदी है। इसमें पूछ सकता है, जैसे द्विशती घग्गर नदी है, जैसे सदा नीरा जो बिहार में पड़ता है, गंडक नदी, इसके बारे में पूछा भी जाता है। तो याद रखेंगे इस सब चीज को, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग याद रखेंगे, पढ़ेंगे इसको। आगे देखते हैं कि ऋग्वेद के अनुसार आर्य का विस्तार अफगानिस्तान में था, पंजाब में था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। अब आप लोग बोलते हैं समझा के पढ़ाने के लिए, समझाने का मतलब क्या है कि अफगानिस्तान में, पंजाब में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही क्यों था? क्योंकि यहाँ पे नदियों का बहाव है और नदियों के बहाव जो होता है वहाँ पे मिट्टी उपजाऊ होती है, कृषि के लिए आवश्यक चीज मिलती है, आवश्यक सब कुछ, पानी, भूमि उपजाऊ होने के कारण कृषि अच्छा होता है। तो वहाँ पे अन्य जो खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, वहाँ पे खनिज मिलता है जिससे लोहे वोहे, तो वहाँ के उपकरण तैयार किए जा सकते हैं। वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि नदी बहती है तो कहीं से आक्रमण करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए नदी सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी जरूरतों को पूरा करती है, इसलिए इसका विस्तार यहाँ पे है। तो इसको आप एलुब्रेट करना सीखिए, एक एक पॉइंट को एलुब्रेट करना सीखिए। उतना पॉइंट लिखेंगे तो बहुत सारे मोटे मोटे ग्रंथ पुस्तक बन जाते हैं। आगे देखते हैं कि सतलज नदी और यमुना नदी का क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा जाता है, कहा जाता था, और जो ऋग्वैदिक काल में केंद्र माना जाता है, कौन? ब्रह्मवर्त क्षेत्र केंद्र माना जाता था आर्य का। आगे देखते हैं कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र को और उसके सीमावर्ती या समीप क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश कहा जाता है। पूछा जाता है कि ब्रह्मर देश कौन सा है, तो ये दोनों सतलज और यमुना नदी का क्षेत्र है। ब्रह्मर्षि देश किसको कहा जाता था वैदिक काल में? तो गंगा यमुना दोआब को कहा जाता था। ये फैक्चुअल पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। कालांतर में आर्यों का जो विस्तार है वो संपूर्ण उत्तर भारत में विस्तार कर लिए, जिसे आर्यावर्त कहा जाता है। तो अब आप मेंस के आंसर राइटिंग में ऐसे लिख सकते हैं कि आर्यों का विस्तार पूरे उत्तर भारत में हो गया था, जिसे आर्यवर्त कहा जाता है। और आर्यवर्त पूरे जो है मिट्टी उपजाऊ के लेकर के, पानी को लेकर के, खनिज को लेकर के संसाधन था, इसलिए आर्य को निवास करने में आसानी हुई थी, इसलिए इसको आर्य जो है इस क्षेत्र को अपना केंद्र बिंदु बनाया था। तो आप इस तरह से एलुब्रेट करना सीखिए। आगे देखते हैं कि ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा जाता था। तो सिंधु नदी का है उल्लेख है, कहने का मतलब है आर्य का विस्तार सिंधु नदी तक था। यमुना का 3 बार उपयोग है, कहने का मतलब है आर्य का विस्तार यमुना नदी के पूरे आसपास के क्षेत्र तक था। गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है, कहने का मतलब है आर्य का जो विस्तार है वो गंगा नदी के क्षेत्र तक था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदियां सरस्वती थी, कहने का मतलब है सरस्वती भी वहां पर भी विस्तार था, जिसे मातेतमा, सरस्वती नदी को मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा, नदियों का प्रमुख कहा गया है। नदीतमा का मतलब नदियों का प्रमुख है। तो ये सब एलोब्रेट करना सीखे कि कोई एक पॉइंट है उसको कितना ज्यादा फैला सकते हैं हम, ठीक है। आगे देखते हैं कि ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी एक चोटी मुंजवत का भी उल्लेख है, कहने का मतलब है कि आर्य का विस्तार हिमालय तक भी था, इसलिए इसकी चोटी और हिमालय का प्रयोग किया गया है, उसका उल्लेख किया गया है। तो आप लोग इसको फैलाइए, इसको फैलाना सीखिए, एक पॉइंट को 4 लाइन में, 10 लाइन में बनाना सीखिए, तब मेंस का आंसर राइटिंग प्रॉपर्ली हो पाएगा। आगे देखते हैं, ये हम लोग देखिए विस्तार। अब देखते हैं कि ऋग्वेद काल में सामाजिक स्थिति क्या थी। तो ऋग्वेद का काल जो था पितृसत्तात्मक था। तो पितृसत्तात्मक था कहने का मतलब है महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी पुरुष से कम रही होगी, क्योंकि पितृ का जो है पुरुष का बोल वाला था, तो इसलिए महिला की स्थिति थोड़ी सी कमजोर रही होगी। आगे देखते हैं, समाज की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था और जिसे कुलप या गृहपति कहा जाता था। तो मेंस में सीधा सीधा लिख सकते हैं, पीटी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ऋग्वेद काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, संयुक्त परिवार का प्रथा प्रचलित थी, इसलिए कहने का मतलब है सामाजिक जो है सद्भाव, पारिवारिक सद्भाव बहुत अच्छा था। इसको एलिब्रेट करना सीखिए सामाजिक स्थिति के बारे में। ऋग्वेद में विशद शब्द का प्रयोग वैद्य या अश्वनी देवता के लिए किया जाता है। तो वैद्य का भी जो है समाज में बोल वाला था, वैद्य जो है वैद्य समाज भी समाज में अपना पांव जमाए हुए थे, ये इसका कहने का मतलब है। आगे देखते हैं कि ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो कहने का मतलब है जो ऋग्वैदिक काल में थी, उसके ऋग्वेद के 10वें मंडल से यह कहा गया है कि वर्ण व्यवस्था जो है, जो 4 वर्णों में विभक्त था, उसकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। इसको फैलाइए, देखिए कि वर्ण व्यवस्था में आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं। आगे है कि स्त्रियां पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, कहने का मतलब है स्त्रियां की स्थिति उतनी भी खराब नहीं थी जितना कहा जाता है, तो यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन में नहीं था। यह पर्दा प्रथा जो है ये सब प्रचलन में था। बाल विवाह नहीं होता था, सती प्रथा नहीं होता था, पर्दा प्रथा नहीं माना जाता था। पुत्रियों को भी उपनयन संस्कार का
अधिकार दिया जाता था। यहाँ पे अधिकार जो है किया नहीं जाता था, अधिकार की बात है, अधिकार दिया जाता था, अधिकार दिया जाता था और विधवा विवाह प्रचलन में थी। तो कहने का मतलब है स्त्रियों की स्थिति थी उतनी खराब नहीं थी जितना पितृसत्तात्मक समाज से सुनने में लगता है। आप इसको इलुब्रेट करना सीखिए, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज था लेकिन स्त्रियां की स्थिति भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी मानी जाती थी। स्त्रियां यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, बाल विवाह नहीं होता था, सती प्रथा नहीं होता था, पर्दा प्रथा नहीं होता था, विधवा विवाह का प्रचलन था और पुत्रियों के पुत्र के समान उपनयन संस्कार के उत्तराधिकारी माना जाता था। तो स्त्रियां की स्थिति अच्छी मानी गई, कहने का मतलब है। आगे देखते हैं कि विवाह में दहेज का प्रचलन नहीं था, परंतु कन्या को दिए जाने वाला उपहार को विहतु कहा जाता था और पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग प्रथा स्वीकार किया गया था। तो कहने का मतलब है कि कन्या को जो दहेज प्रथा का उस टाइम में प्रचलन नहीं था तो समाज की स्थिति अच्छी थी, लेकिन कन्या को जो उपहार दिया जाता था उसे विहतु कहा जाता था। ये पीटी फैक्ट है, आप लोग याद रखेंगे। पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग प्रथा स्वीकार किया जाता था। नियोग प्रथा प्रचलन में था लेकिन इसको उपयोग नहीं किया जाता था, यह गलत प्रथा था, इसलिए इसको जो अस्वीकार कर दिया गया था समाज के द्वारा। आगे देखते हैं कि स्त्रियों के लिए शिक्षा का द्वार खुला हुआ था, तो स्त्री की जो स्थिति थी अच्छी थी। आजीवन विवाहित रहने वाली कन्या को आमजू कहा जाता था और आमजू को कहने का मतलब है उसको समाज में इज्जत है। तो जो महिलाएं या जो स्त्रियां विवाह नहीं करती थी उसकी भी स्थिति समाज में अच्छी थी। अब देखते हैं कि आर्य समाज में विवाह दो प्रकार के होते थे। पहला है अनुलोम विवाह, जो उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री, और दूसरा है प्रतिलोम विवाह, उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष। तो ये दोनों विवाह जो उस काल में, जो ऋग वैदिक काल में है, प्रचलन में था। हम देखेंगे जो उत्तर वैदिक काल होगा उसमें 8 तरह की विवाह प्रचलन में आ जाएगी। अभी फिलहाल 2 प्रकार की विवाह प्रचलन में थी। आगे देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो ऋग वैदिक काल में समाज जो है कबीलाई व्यवस्था पर आधारित थी। कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। गोप कहा जाता था किसको? राजा को, याद रखेंगे। एक कबीलाई व्यवस्था थी। आर्यों को पंचजन भी कहा जाता था क्योंकि इसके 5 कबीले या कुल थे, जिसका नाम था अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस और यदु। ये 5 कबीले थे। आर्य को पंचजन भी कहा जाता था। ये पीटी फैक्ट है, याद रखेंगे। राजा को गोप कहा जाता था। ठीक है। आगे देखते हैं कि सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ धनी लोगों की संस्था थी, जबकि समिति आम जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। स्त्रियों की सभा समिति में भाग लेने का अधिकार था। अब आप यहाँ पे इसको फैलाने का सीखिए कि सभा और समिति वर्तमान में संसद से मेल खाती है, जहाँ पे राज्यसभा के समान जो सभा था, जहाँ पे उच्च जो बुद्धिमान व्यक्ति बैठते हैं, जो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। लेकिन जो समिति थी वो आम जनता की थी, जैसे लोकसभा। इससे आप मेल मिलाप करके लिखिए, इसको फैलाने की कोशिश कीजिए कि शासन में जो एकत्व था उसका हिस्सा नहीं था, शासन में जनता की भी सहभागी थी, क्योंकि सलाह देने वाली संस्था सभा और समिति मौजूद थी। अब देखते हैं कि राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। भूमि का स्वामित्व किसके पास था? जनता के पास था, जनता में निहित था। तो कहने का मतलब है जनता की स्थिति भी उस टाइम में अच्छी थी राजा के अलावा। बलि एक प्रकार का कर था जिसको हम लोग टैक्स कहते थे, जो प्रजा स्वेच्छा से राजा को देती थी शासन प्रशासन चलाने के लिए। तो उस काल में कर की भी जो स्थिति थी वो ठीक थी। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक और पूरा भेता अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। तो ये भी एक पॉइंट है, इसको भी याद रखेंगे। आगे है कि 10 राजा युद्ध जो है हुआ था। 10 राजाओं का युद्ध जो है पुरुषनी रावी नदी के तट पर हुआ था, जो भरत वंश के राजा सुदास थे, और 5 जन जो जनों का 5 आर्य थे उनके 5 अनार्य के बीच में हुआ था। इस युद्ध में जो भरत राजा सुदास थे उनके विजय हुआ था, और इस युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद में विस्तार से किया गया है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इससे पूछा जाता है कि 10 राज्य युद्ध किसके बीच हुआ था, याद रखेंगे। या 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था, ये पूछा जाता है। आगे देखते हैं ऋग्वेदिक काल में आर्थिक स्थिति क्या थी। तो ऋग्वेदिक काल में आर्यों की ग्रामीण संस्कृति ग्रामीण एवं कबीलाई थी। पशुपालन प्राथमिक पेशा था और द्वितीय कृषि पेशा था। कृषि द्वितीयक पेशा था और पशुपालन प्राथमिक पेशा था। कहने का मतलब है पशुपालन के लिए उपयुक्त जलवायु रही होगी, उपयुक्त क्षेत्र रहा होगा, उपयुक्त जो है वहां पे पानी की व्यवस्था, चारा की व्यवस्था रहा होगा, और कृषि करने के लिए, उपजाने के लिए ये सभी चीज आवश्यक है। इस काल में गाय को एक पवित्र पशु माना जाता था। गाय को अष्टकर्णी भी कहा जाता था, और जिसके ऊपर स्वामित्व का सूचक होता है अष्टकर्णी का अर्थ। और गाय को अघन्य भी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है न मारे जाने योग्य पशु। कहने का मतलब है गाय एक पवित्र पशु था। तो उस टाइम में भी गाय की महत्ता उतनी ही थी जितना वर्तमान में है।
पनी नामक व्यापारी पशु चोरी के लिए कुख्यात था। तो पनी एक व्यापार था, व्यापारी होता था, पनी व्यापारी का नाम होता था जो पशु चोरी के लिए कुख्यात माना जाता था। तो याद रखेंगे इसको। आगे देखते हैं कि घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। घोड़े का उपयोग जो है कहीं आने जाने के लिए, वस्तुओं ढोने के लिए, सभी चीज के लिए करते थे। तो घोड़ा एक आर्य समाज का बहुत उपयोगी पशु था। इसके अलावा गाय से भी परिचित थे, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट आदि से भी प्रमुख था, वो उससे भी परिचित थे। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि कार्य का उल्लेख मिलता है। एक ही अनाज यव जिसको जौ कहते हैं उसका उल्लेख मिलता है चौथे मंडल में ऋग्वेद। कपास का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। आपको याद होना चाहिए कि जो सिंधु सभ्यता था उसमें कपास का उल्लेख मिलता है, लेकिन वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद में कपास का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। आगे देखते हैं कि व्यापार पर पनी लोगों का एकाधिकार था। पनी लोगों का व्यापार पर एकाधिकार था। वस्तु मुख्यतः वस्तु विनिमय द्वारा होता था। वस्तु विनिमय क्या होता है? आप कुछ सामान लीजिए और बदले में कुछ सामान दीजिए, पैसा का लेन देन नहीं होता था। वस्तु के बदले वस्तु, इसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। आगे देखते हैं वेकनाट सूदखोर थे जो अधिक ब्याज लेते थे, अधिक ब्याज लेकर के ऋण देते थे। याद है, फैक्ट है। सोना के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग मिलता है, तो याद रखेंगे। इस काल में लोहा से लोग परिचित नहीं थे, तो याद रखेंगे लोहा इस काल में परिचित में नहीं थे, तो लोहा से लोग परिचित नहीं थे। और अयस की पहचान तांबा या कांसे से के रूप में की गई है। तो आप लोग याद रखेंगे अयस क्या होता था? तांबा और कांसा माना जाता था। आगे देखते हैं ऋग्वेदिक काल में धार्मिक स्थिति क्या थी। ऋग्वेद काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य था भौतिक सुखों की प्राप्ति करना। भौतिक सुख मतलब पुत्र की प्राप्ति करना आदि, ये सब प्राप्त करना ऋग्वेदिक काल में धार्मिक कर्मकांड के रूप में ये था। आर्य बहुदेववादी मतलब बहुत सारे ईश्वर में, आर्य जो है बहुत सारे ईश्वर को भी मानता था, होते हुए भी एकश्वरवाद में भी विश्वास करता था। कहने का मतलब है एक ही ईश्वर में भी विश्वास करता था और बहुत सारे ईश्वर में भी विश्वास करता था आर्य। इस काल में देवताओं के अस्तित्व को माना जाता है क्योंकि देवियों के अस्तित्व का अभाव मिलता है, क्योंकि देवियों का जो साक्ष्य अभी तक ऋग्वेदिक काल से कोई उपलब्ध प्राप्त नहीं हुआ है। आगे देखते हैं कि आकाश के देवता सूर्य थे, धौंस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य और उषा, अश्विन। याद रखेंगे, इसको पूछ सकता है कि वरुण ऋग्वैदिक काल में किस चीज के देवता थे? तो आकाश के देवता थे। तो इस लोग इसको याद रखना पड़ेगा, ये फैक्चुअल है। अंतरिक्ष के देवता थे इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, यम और प्रजापति। याद रखेंगे। पृथ्वी के देवता अग्नि, बृहस्पति, पृथ्वी और सरस्वती आदि थे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है। पुरंदर का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला या विश्व का स्वामी। आप लोग इसको याद रखेंगे। तो इंद्र उस टाइम में बहुत ही प्रमुख देवता हुआ करते थे। इंद्र का स्थान सबसे ऊपर हुआ करता था, याद रखेंगे। ऋग्वेद के लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त जो है इंद्र को समर्पित है, इसलिए इंद्र उस काल में बहुत ही इंपॉर्टेंट देवता हुआ करते थे। इंद्र को आर्यों के युद्ध का नेता या वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना गया है। आर्यों के जो वर्षा, आंधी, तूफान के देवता कौन थे? तो इंद्र को माना गया है। इंद्र आर्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता भी थे। तो इंद्र जो है आर्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो अग्नि थे, जिनको 200 सूक्त समर्पित है ऋग्वेद में। यह मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे। कौन? अग्नि देवता। तीसरे प्रमुख देवता कौन थे? तो वरुण थे। इनके लिए ऋग्वेद में 30 सूक्त समर्पित है। वरुण को नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना गया है, इसलिए इन्हें ऋत्सगोपा भी कहा गया है। याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। आगे देखते हैं कि गायत्री मंत्र या गायत्री मंत्र है सविता, सूर्य देवता को समर्पित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है, जिसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है। तो याद रखेंगे इस चीज को। सोम पेय पदार्थ का देवता माना जाता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। और सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी की देवी थी। याद रखेंगे, सरस्वती नदी की देवी थी जो बाद में विद्या की देवी हो गई। हम लोग एक ये भी देखेंगे कि विश्वामित्र जो है तीसरे मंडल की रचना किए थे। तो कल के क्लास में हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि 10 मंडल जो है, 10 मंडल के रचनाकार कौन है, इसकी हम चर्चा करेंगे एक बार। तो याद रखेंगे रचनाकार के बारे में 10 मंडल की। जंगल की देवी को अरण्यनी कहा गया है। तो याद रखेंगे, जो प्राचीन भारत के स्रोत नहीं देखें वो जाके देखिए, अरण्य के स्पेशल चर्चा हम लोग किए हुए हैं। आगे है कि इस काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। कहने का मतलब है मूर्ति पूजा ऋग्वेद काल में नहीं था, लेकिन कहीं कहीं पर जो है हम लोग जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें हम लोग मूर्ति पूजा का कहीं कहीं पर जो झलक हम लोग देखे थे, लेकिन ऋग्वेदिक काल जो वैदिक सभ्यता है उस काल में हम लोग नहीं पाते हैं। पूषण इस काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। तो याद रखेंगे इसको पीटी फैक्ट में। और ऋग्वेद में
प्रथम एवं 10वें मंडल की रचना संभवतः बाद में की गई है। ये हम लोग बार कर चुके हैं और अभी भी कर दिए हैं और आगे भी करेंगे। तो आप लोग इतना था। ऋग्वेदिक काल के हम लोग सभी देखे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक पहलू देखे हैं, उसका भौगोलिक विस्तार देखे हैं, ऋग्वेद की जो बेसिक चीज है वो सब देखे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कीजिए कि ऋग्वेद काल में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करें और ये 500 शब्दों में लिखिएगा। हम 100-200 शब्द में बोलते थे तो बहुत सारे बच्चा बोले कि 100-200 शब्द में बीपीएससी पूछा जाता है, तो नहीं, 100-200 शब्द में होता है, आपको 500 शब्द में लिखना होता है बीपीएससी में। इसलिए आज से क्वेश्चन 500 शब्द का रहेगा। आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए और जैसे भेजते हैं, जैसे ही हमको लगेगा कि आपका उत्तर अच्छा है, हम आपको YouTube पे और टेलीग्राम पे आपका कॉपी को पोस्ट करेंगे। तो आप लोग लिखते रहिए, प्रॉपर लिखते रहिए, आपको फैलाते रहिए और इसको शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही था। हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग देख रहे थे क्लियर बीपीएससी चैनल, और आज हम लोग इसी पे बात किए हैं कि जो है ऋग्वेदिक काल में क्या है, वैदिक सभ्यता की बात है। नए आए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कहाँ पे भेजना है, आप इस नंबर पर टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर अपना कॉपी उत्तर लिख करके भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और इसको इलुब्रेट करना सीखिए कि कैसे फैला सकते हैं। एक लाइन को 10 लाइन करना सीखिए। 10 लाइन को 1 लाइन कर सकता है आदमी, छोटा से छोटा। 1 लाइन को, एक ही बात को 10 लाइन तक फैलाइए, ठीक है, कि क्यों ऐसा हुआ। हर चीज में कारण और प्रभाव का कारण ढूंढिए कि किस लिए इसको यहाँ पे लाया गया, ये क्यों हुआ। ये अगर क्यों का अर्थ आप जब आप ढूंढ लिए तो आपको 100 शब्द को 500 शब्द में फैलाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए इसको सीखिए। आज के लिए इतना ही था। आप लोग पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और समझते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।